नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए गुवाहाटी में प्रशंसकों का उमड़ा जन सैलाब। जुबिन को श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। राज्य सरकार ने की 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। भाजपा ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई की लगातार हो रही चुनावी हार पर कसा तंज। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के शानदार प्रदर्शन पर दी बधाई। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे होगा राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन। देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3700 करोड़ की लागत से स्योम उपबेसन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी तवांग में 9820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से ज्यादा प्रतिनिधियों की क्षमता वाला ये सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले में उदयपुर का दौरा करने वाले हैं और 51 शक्तिपीठों में से एक माताबाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर के कई विकास कार्यों का भी उद्घाटन होना है, जहां प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना करेंगे। ईटानगर में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखने का कार्यक्रम है और ईटानगर में ही सभा को संबोधित भी किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। और अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों में चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस कड़ी में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक राजनेता के रूप में मजबूत होती हुई छवि की। बताएंगे कैसे पीएम मोदी के फैसलों ने कूटनीतिक मंचों पर भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया और एक नए आत्मनिर्भर भारत की पहचान गढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट।
I think everybody recognizes that India is a leader in climate change. India has not only provided inputs into climate change, but we also said we've brought an alternative paradigm, thinking of what each individual in the world can do to prevent climate change. That is lifestyle for environment. Make your lifestyle sustainable. And that's Prime Minister Modi's contribution to global thinking on climate change. पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 और कॉप सम्मेलनों में भारत ने विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु का काम किया। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, G20 और SCO जैसे मंचों पर पीएम मोदी ने लगातार सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इंडो पैसिफिक में भारत ने क्वाड के जरिए सुरक्षा और विकास का एजेंडा मजबूत किया। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, अफगानिस्तान संकट जैसे वैश्विक मुद्दों पर मोदी सरकार ने न सिर्फ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि कई देशों को दवाइयां, वैक्सीन और राहत सामग्री भेजकर वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण पेश किया। उस वक्त दुनिया के पास तो वैक्सीन था नहीं। जो 2-3 कंट्री वैक्सीन बनाती थी, वो स्टॉक पाइलिंग करने लगी। वैसी स्थिति में मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री चलाई। पहले पड़ोसी को और बाकी कंट्रियों को मोदी जी ने उस वक्त वैक्सीन दिया। दुनिया को ये एहसास हुआ कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमारी मुश्किल स्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक और कूटनीतिक मंचों पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की। कई वैश्विक संस्थाओं द्वारा समय समय पर किए गए तमाम सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। इससे पहले शनिवार की आधी रात को उनका पार्थिव शरीर सिंगापुर से दिल्ली लाया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गुवाहाटी के गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जुबिन के प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। अपने चहेते गायक के अंतिम दर्शन के लिए लोग बेताब नजर आए। राज्य सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की और पूरे प्रदेश में जुबिन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने दूसरे छात्र संगठनों का सूपड़ा साफ कर दिया। इस जीत पर बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर लिखा, कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डब्बा भेज दो, जो जेनजी क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं। जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अपनी पकड़ बना ली। जाहिर है युवा वर्ग के बीच एबीवीपी अपनी पैठ लगातार गहरी कर रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई अपनी जमीन खोती जा रही है। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, हैदराबाद विश्वविद्यालय की जनरेशन जी एबीवीपी के साथ है। ये क्लीन स्वीप हैदराबाद विश्वविद्यालय में जनरेशन जी द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा में रखे गए विश्वास को दर्शाता है। पंजाब से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय तक हर जीत के साथ हर कैंपस में भगवा लहर गति को जनादेश में बदल रही है। और अब बात जीएसटी सुधारों से जुड़ी हुई। मोदी सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी। नई जीएसटी के तहत स्कूटर, मोटरसाइकिल और कारों पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया गया। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे, जिसमें दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। हमारे सहयोगी अमरिंदर गुप्ता के साथ बातचीत की है दिल्ली स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव राजेश
अरोड़ा ने। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों में जो प्रक्रिया शुरू हुई है इससे छोटे व्यापारियों को बहुत फायदा होगा। राजेश अरोड़ा के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में इस सुधार से न केवल पारदर्शी और जवाबदेही कारोबारी का माहौल बना बल्कि उपभोक्ताओं को भी इससे लाभ मिल रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आर्थिक सुधारों को लेकर खासा उल्लेखनीय कार्य कर रही है और जीएसटी रिफॉर्म भी इस ओर एक बड़ा कदम माना जा सकता है, जहां सरकार ने हर सेक्टर में खासे बदलाव किए हैं। और अगर बात करें ऑटोमोबाइल्स और स्कूटर सेक्टर्स में, किस तरह से देख रहे हैं सरकार के इस कदम को जो जीएसटी रिफॉर्म किया, और खासकर अगर बात करें स्कूटर और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, तो उसमें क्या परिवर्तन देख रहे हैं? ये जो एक सुधार कहना चाहिए, ये जो एक चेंज आया है, ये अपने आप में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज कहा जाएगा, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जीएसटी को इस लेवल तक नीचे लाना, और ये हम लोगों की बहुत सालों से डिमांड भी थी, लेकिन हमें सरकार इस तरीके से ये तोहफा देगी, ये हमें भी अभी मालूम नहीं था, लेकिन अब ये तोहफा मिला है तो हम इसको बिल्कुल कबूल करते हैं और सब लोग इसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं सरकार का कि इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। किस तरह का पहले जीएसटी स्लैब था और अब सरकार ने किस तरह का स्लैब बनाया, और क्या मोटे तौर पे अंतर देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रेड का स्लैब था वो 28% जीएसटी था। अब 28% जीएसटी, अब उसको 18% सरकार ने कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का समाचार है। जो सबसे बड़ी बात, इससे जो अंतर आने वाला है हमारे ट्रेड में, जो हम बहुत पॉजिटिव हैं, हम लोग बहुत खुश हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे ट्रेडर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या पहले के स्लैब में जो था वो और अब के स्लैब में उन छोटे प्रोडक्ट्स पे कितना अंतर आ रहा है, और जो व्यापारी और उसके बाद जो खासकर कंज्यूमर है, इसमें को कितना बड़ा फायदा होते हुए देख रहे हैं? देखिए, 28% और 18%, अगर बिजनेस के नज़रिए से मैं देखूँ ना, 10% का अंतर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा अंतर है ये। और जब ये कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, कंज्यूमर की पावर बढ़ेगी खरीदने की सामान को, और सामान ज़्यादा खरीदेगा तो हम लोगों का व्यापार बढ़ेगा, और हम लोगों का अगर व्यापार बढ़ेगा तो हम लोगों के पास, मैं ये मानता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, हमें और कर्मचारियों की जरूरत बढ़ेगी, हम लोगों का काम बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, तो लोगों को काम करने के लिए व्यक्ति भी चाहिए होंगे, तो देश में ये भी एक अंतर आएगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। अगर बात करें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, तो ये कदम भी आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो भारत सरकार का जो हमने एक नज़रिया देखा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार ने काम किया है, तो वो यही तो है कि मेक इन इंडिया, अपने देश को बढ़ावा देना, अपने देश की वस्तुओं को आगे बढ़ाना। मेरा तो ये मानना भी है, इससे जब कोई एक व्यापारी में बूस्टर लगता है, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ती है, जब वो बड़ी होती है तो वो इंडिया से बाहर भी निकलेंगे, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा देश का। ऑटोमोबाइल सेक्टर और स्कूटर सेक्टर में ये बड़ा रिफॉर्म माना जा सकता है, जहां 28% के जीएसटी स्लैब को घटाकर 18% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की जो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश आत्मनिर्भर भारत की ओर भी अग्रसर होगा। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख का स्वास्थ्य कवच, दिल्ली में 1100 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का आधार, जन औषधि केंद्र पर 2000 से ज्यादा दवाइयां 90% तक सस्ती, वय वंदना योजना से 70 साल से ज्यादा की उम्र के सीनियर्स को 10 लाख रुपए तक का इलाज, 2 लाख से ज्यादा दिल्ली वासी बने लाभार्थी। हर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। अब सालाना 12 लाख रुपए तक आय पर टैक्स जीरो, 5 करोड़ 65 लाख टैक्स पेयर को सीधा लाभ। कम टैक्स का मतलब ज्यादा बचत, ज्यादा खपत, मिडिल क्लास हुआ और मजबूत। नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को जीरो किया गया है। इनकम टैक्स फ्री करने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद का स्वागत। और अब बात करते हैं बिहार की, जहां का जमालपुर वर्कशॉप रेल कारखाना पिछले 5 वर्ष में उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। मोदी सरकार की अगुवाई में विगत 5 वर्षों में यहां 4 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इस वर्कशॉप में 2 ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जो सिर्फ जमालपुर रेल कारखाने से ही तैयार होते हैं। साथ ही अनेक उत्पादों की जो मरम्मत है और निर्माण में विविधता के लिए जमालपुर रेल वर्कशॉप को जाना होता है। बिहार के जमालपुर से हमारे सहयोगी राजेश राज की ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार का जमालपुर रेलवे वर्कशॉप देश और एशिया का एकमात्र कारखाना है जहां पर ब्रेकडाउन क्रेन 140 टन का निर्माण होता है। इस ब्रेकडाउन क्रेन का इस्तेमाल दुर्घटना होने पर रेलवे ट्रैक से बोगियों को हटाने और ट्रैक को क्लियर करने के लिए किया जाता है। एक ब्रेकडाउन क्रेन के निर्माण में 60 दिन का वक्त लगता है, जिसे आवश्यकता अनुसार देश के रेल मंडलों को सप्लाई किया जाता है। दूसरा इकलौता उपकरण जमालपुर जैक है, जिसका इस्तेमाल कर जैक के सहारे किसी भी ट्रेन की बोगी को ऊपर उठाकर उसकी मरम्मत बखूबी से किया जा सकता है। ये जमालपुर जैक भी सिर्फ और सिर्फ जमालपुर रेल वर्कशॉप में ही बनता है। जमालपुर जैक जो है इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होता है। जो हम पावर सोर्स लेते हैं, अब मोटर लगा हुआ है, उससे हम लोग पावर लेके मोटर के थ्रू जो है स्क्रू इसमें है, उससे हम ऑपरेट कर लेते हैं। देश भर में यूनिक इसलिए है कि ये जो है 4 जैक लगा के, जहां शेड नहीं है, शेड है लेकिन ईओटी क्रेन नहीं है, कहीं भी इसको हम 4 जैक लेके कोच को, बैगन को, लोको को, किसी भी प्रकार जो रेलवे का हम रहा है उसको हम लोग मेंटेनेंस के लिए इसको यूज करते हैं। सिकुनाइज करके 4 जैक अलग अलग जगह लगा के हम लोग सिकुनाइज कर लेते हैं और उसके बाद जो है इसको लिफ्ट करके नीचे जो है बोगी को अलग करके हम लोग इसको मेंटेनेंस कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है लोडिंग करके इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जिसमें साल 2024 में 8 व्हीलर टावर शुरू की गई। तो इसी वर्ष हाई हॉर्स पावर इंजन का ओवर वाइलिंग भी शुरू किया गया। 1 मंथ 1 लोको के स्लोगन के साथ रेलकर्मी अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। ये ओवर वाइलिंग का काम देश में सिर्फ 2 ही जगह होता है, एक तमिलनाडु और दूसरा जमालपुर वर्कशॉप में। साथ ही पेट्रोलियम टैंक वैगन निर्माण 2025 में ही शुरू किया गया, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों की आवाजाही में मदद मिल रही है। पिछले सालों के 2-3 सालों के दौरान मुझे वर्कशॉप को हम लोगों ने 4 नई एक्टिविटी स्टार्ट की है, जिसमें हाई हॉर्स पावर डीजल लोको है, जिसका हम लोगों ने पीओ स्टार्ट किया है। ये एक नई एक्टिविटी ऐड हुई है। उसके अलावा हमारा 8 व्हीलर टावर कार, जिसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग लास्ट ईयर से स्टार्ट की है। इस साल भी हम लोग को 2 नए ऑर्डर्स हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक जो टैंक वैगन है BTPN, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये जमालपुर वर्कशॉप के लिए बिल्कुल पहला एक बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है और ये फर्स्ट टाइम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमारे रेलवे बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने उनका पूरी रेक का एक फ्लैग ऑफ किया है। ये वर्कशॉप के लिए भी बड़ी अचीवमेंट है। और अभी हमें एक FMP फ्लैट मल्टीपर्पज़ वैगन का भी एक ऑर्डर मिला हुआ है, वो भी हम लोग 1-1.5 महीने में हम लोग एक फर्स्ट निकालेंगे। फ्लैट वैगन निर्माण की प्रक्रिया भी 2025 में शुरू करने की योजना बनाई गई। इस वैगन में डिफेंस के उपकरण और स्टील के सामान समेत अनेक वस्तुओं की ढुलाई में मदद मिलेगी। पिछले दिनों जमालपुर कारखाना के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 79 करोड़ रुपए की लागत से वैगन ओवर वाइलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे 255 वैगन प्रतिमाह क्षमता बढ़ जाएगी। इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने वाली संस्था इरीमी जमालपुर में प्रशिक्षण केंद्र के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए की निवेश की योजना शामिल की गई है। एशिया और देश में अपनी मुकम्मल पहचान रखने वाला बिहार के जमालपुर रेल कारखाने का अतीत लगभग 150 साल से भी ज्यादा का है। यह कारखाना देश में वर्सटाइल कारखाना है, जहां विभिन्न तरह के उपकरण तैयार किए जाते हैं। साथ ही वेल्डिंग प्रशिक्षण केंद्र के जरिए जहां छात्रों का मनोबल बढ़ाया जाता है, वहीं बगल में इरमी संस्था है, जहां पर देश भर के रेलवे के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो बिहार की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाते हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ बिहार के जमालपुर रेल कारखाने से मैं राजेश राज, DD न्यूज के लिए। और अब बात अमेरिका की, जहां H-1B वीजा एप्लीकेशन फीस करीब 88 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी गई और इसको लेकर
कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। अमेरिका ने कहा कि नई फीस सिर्फ नए जो आवेदक हैं उन पर लागू होगी। ये पुराना वीज़ा होल्डर्स जो हैं उन्हें रिन्यू करने या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर कहा कि H-1B वीज़ा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, जैसे कि वो सामान्य रूप से करते आए हैं। पुराने वीज़ा होल्डर्स और रिन्यूअल के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये सिर्फ नए वीज़ा पर लागू होगा। कैरोलिन ने बताया कि ये कोई सालाना फीस नहीं, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन के समय लागू होगी। पुराने वीज़ा होल्डर्स को जल्दबाजी में अमेरिका से भारत जाने या वहाँ से वापस लौटने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को H-1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फीस 88,000 से बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने के आदेश दिए। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी टेक कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने के लिए कहा था। भारत ने कहा कि वो H-1B वीज़ा आवेदनों पर $1 लाख का शुल्क लगाने के अमेरिका के फैसले के प्रभावों की जांच कर रहा है, लेकिन इस कदम के मानवीय परिणाम भी हो सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय उद्योग सहित सभी संबंधित पक्ष इससे पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के उद्योगों की नवाचार और सृजनता में रुचि है और उनसे आगे के समुचित मार्ग पर विचार विमर्श करने की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आशा है कि अमेरिकी अधिकारी इन बाधाओं का उचित समाधान निकालेंगे। जायसवाल ने कहा कि कुशल प्रतिभाओं ने अमेरिका और भारत में प्रौद्योगिकी विकास, नवाचार, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धा और धन सृजन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बात क्रिकेट की। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 के दूसरे मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया अपने ग्रुप में 3 मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची। वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर 4 की जंग शुरू हो चुकी है। सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। एशिया कप के मौजूदा सीजन में भारत का सफर शानदार रहा है। टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। ऐसे में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अपने बढ़े हुए मनोबल के साथ मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया को एक बार फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से शानदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी होगी। वे टीम के आक्रामक गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आएंगे। कंट्री हमेशा सपोर्ट करता है हर गेम में, वैसे ही ये गेम में भी सपोर्ट करते रहे। और संडे है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग बैठ के देखेंगे मैच, तो आराम से बैठे एंजॉय करें गेम। और हम लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो पूरी कोशिश करेंगे सेम इंटेंसिटी से खेले, सेम एनर्जी से खेले। और हमेशा हम ट्राई करते हैं अपना ए गेम आगे रखने के लिए, और वही ट्राई करेंगे पूरा ग्राउंड पे। वही बात पाकिस्तान की करें तो इस टीम को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी थी। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराने में सफलता हासिल की थी। अब सुपर 4 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम अपनी पिछली गलतियों में सुधार करके मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और सैम अयूब की सलामी जोड़ी से बेहतर शुरुआत की उम्मीद होगी। अयूब पिछले तीनों मैचों में खाता नहीं खोल पाए हैं। वहीं फखर जमान और कप्तान सलमान बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देंगे। शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं अबरार अहमद स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में अब तक के प्रदर्शन पर नजर डालें तो एशिया कप में दोनों टीमों के बीच 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 11 में भारत और 6 में पाकिस्तान को जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। वहीं T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान 14 बार आमने सामने हुए हैं, जिसमें से 11 बार भारत को जीत मिली है। वहीं 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं। जाहिर तौर पर रिकॉर्ड के नजरिए से भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। बहरहाल अब टीम इंडिया की नजर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए फाइनल की राह आसान करने की होगी। वहीं पाकिस्तान की कोशिश भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेने पर टिकी होगी।
एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में भारत ने अपने सभी मुकाबले जीत करके सुपर 4 में प्रवेश किया है। वहीं पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत के हाथों पहले मात खा चुका है। ऐसे में जहां भारतीय टीम जीत के रथ पर सवार होना चाहेगी, वहीं पाकिस्तान इस बार अपनी हार को टालने की कोशिश करेगी। कैमरा कुमार दत्ता और एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दुबई। 21 सितंबर को विश्व भर में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में अल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके मरीजों और उनके परिवारों को सहयोग और संवेदना प्रदान करना है। अल्जाइमर एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति है और सोचने और समझने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। भारत में भी इसके मामलों की संख्या बढ़ रही है और विशेषज्ञ समय पर पहचान और देखभाल को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको छोड़े जा रहे हैं इसी खास रिपोर्ट के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अल्जाइमर भूलने की एक बेहद गंभीर बीमारी है जो सामान्य तौर पर अधिक उम्र के लोगों में ही देखने को मिलती है। अल्जाइमर रोग जो हमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है, आज की दुनिया में एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभर रहा है। यह एक बेहद जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए इस बीमारी के कारणों को समझना बेहद जरूरी है ताकि इसके जोखिम को कम किया जा सके और समय रहते इसकी पहचान की जा सके। आपकी कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोक करते हैं, अल्कोहलिक है, मोटापा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और फिर आप अपने ब्रेन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ पैसिव एक्टिविटी या टीवी वॉचिंग कर रहे हैं पूरा दिन, फिर आपका खान पान अशुद्ध है, सैचुरेटेड फैट्स, डालडा, वनस्पति, ये जो बाहर के जो तले हुए बार बार तले हुए खाने हैं, या फिर आप हाईली प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पास्ता, नूडल्स, ये सब मैदे की चीज़ें खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सभी बुजुर्गों को ये बीमारी होगी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मस्तिष्क में होने वाले प्राकृतिक बदलाव इस रोग के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। यदि आपके परिवार में किसी को अल्जाइमर रोग हुआ है तो आपको भी इसका खतरा हो सकता है। पारिवारिक इतिहास होने पर नियमित जांच और सतर्कता बरतना जरूरी है। जोखिम के अन्य कारकों में खराब जीवन शैली शामिल है। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी स्थितियां मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। पर्याप्त और अच्छी नींद न लेना भी एक महत्वपूर्ण जोखिम कारण है। एक स्वस्थ जीवन शैली, नियमित शारीरिक और मानसिक व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद, योग को अपनाकर इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हम मानसिक तनाव कम करें और हम अपना स्लीप पैटर्न इम्प्रूव करें, क्योंकि कई फैक्टर्स जब हम योग करते हैं सिक्रीट होते हैं, जैसे कि मेलेटोनिन, जिससे कि हम अपना स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट कई फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट करते हैं, और योग करने से हम एक्चुअली एनाटॉमिकल चेंजेस ला सकते हैं और अपने ब्रेन एरियाज जो लर्निंग और मेमोरी से इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हिपोकैम्पस, सिंगुलेट गायरस और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, उसकी ग्रे मैटर थिकनिंग हो सकती है। तो योग से एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम जल्दी अपनाएं तो हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आने वाले वर्षों में डिमेंशिया और अल्जाइमर से प्रभावित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। विश्व अल्जाइमर दिवस हमें यह संदेश देता है कि यादों से भले ही रिश्ता टूट जाए, लेकिन मानवीय संवेदनाओं और देखभाल का रिश्ता हमेशा बना रहना चाहिए। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।